नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर नजर डालेंगे। इजरायल के सीजफायर मानने के बावजूद ईरान का मिसाइल अटैक। अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक। योगी समेत 4 राज्यों के सीएम मौजूद। भारत में रिलीज नहीं होगी फिल्म सरदारजी 3। सीहोर में 2 युवकों को तालिबानी सजा। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां इजरायल के सीज फायर मानने के बावजूद ईरान ने हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने मंगलवार दोपहर इसकी जानकारी दी। इसके चलते उत्तरी इजरायल में सायरन अब बज रहे हैं। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने भी सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। कार्ड्स ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को रोकने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। ये फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध करने की अपील की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन सीजफायर का ऐलान किया और कहा कि ये अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। तय समय पूरा करने पर उन्होंने एक और पोस्ट भी किया था और लिखा था, अभी से सीजफायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद से ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ अभी तक अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजरायल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद ईरान ने इजरायल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सूत्रों के मुताबिक एक मिसाइल बिरशेबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। इजरायल के सीजफायर मानने के बावजूद ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक शुरू हो गई। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। शाह सोमवार से ही वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बैठक होटल ताज में हो रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर एक पोस्ट में कहा कि संघीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करने वाली ये परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम इंडिया दृष्टिकोण को नई शक्ति और गति प्रदान करेगी। आज सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में शामिल होने से पूर्व काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के बीच परस्पर समन्वय, विकास के मामलों और नागरिकों की भलाई बैठक में सारे विषयों पर बात होगी। अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक शुरू हो चुकी है। भारत की सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री संस्था ELCINA ने केंद्र सरकार को एक अर्जेंट SOS भेजा है। इसमें चीन की ओर से रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। संस्था का कहना है कि इन पाबंदियों की वजह से भारत की ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 21,000 से अधिक नौकरियां खतरे में है। चीन ने अप्रैल 2025 से टेर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर कड़ी लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू कर दी है। ये मेटल मैग्नेट्स बनाने के काम में आते हैं, जो कि हेडफोन, एयरबड्स और स्मार्ट स्पीकर जैसी चीजें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। भारत के ज्यादातर ऑडियो डिवाइसेस इन्हीं हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
मैग्नेट पर निर्भर है। बता दें कि 90% तक हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स की सप्लाई चीन से होती है। अब वहां से सप्लाई रुकने से कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं वैकल्पिक स्रोतों जैसे जापान, यूरोप या अमेरिका न केवल 2 से 3 गुना महंगे हैं, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी सीमित है। ऐसे में इनकी वजह से भारतीय कंपनियां मजबूरी में चीन से फुल्ली असेंबल्ड स्पीकर मॉड्यूल्स आयात कर रहे हैं, जिससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को झटका लगा है। नोएडा और दक्षिण भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर में 5,000 से 6,000 डायरेक्ट और 15,000 इनडायरेक्ट नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। ALCINA ने इसे प्रतिगामी ट्रेड कहा है, यानी भारत जो कुछ समय पहले कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा था, अब वह फिर से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट्स पर निर्भर हो रहा है। वहीं HDR ALCINA ने केंद्र को अर्जेंट SOS भेजा है। आपको बता दें, भारत की सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री संस्था ALCINA ने केंद्र सरकार को एक अर्जेंट SOS भेजा है। इसमें चीन की ओर से रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट्स पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। संस्था का कहना है कि इन पाबंदियों की वजह से भारत की ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 21,000 से अधिक नौकरियां खतरे में हैं। चीन ने अप्रैल 2025 से टेर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे एयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर कड़ी लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू कर दी है। ये मेटल मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं, जो कि हेडफोन, एयरबड्स और स्मार्ट स्पीकर जैसी चीजें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। भारत के ज्यादातर ऑडियो डिवाइसेस इन्हीं हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स पर निर्भर हैं। बता दें कि 90% तक हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स की सप्लाई चीन से होती है और अब वहां से सप्लाई रुकने से कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं वैकल्पिक स्रोतों जैसे जापान, यूरोप या अमेरिका न केवल 2 से 3 गुना महंगे हैं, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी सीमित है। ऐसे में इसकी वजह से भारतीय कंपनियां मजबूरी में चीन से फुल्ली असेंबल्ड स्पीकर मॉड्यूल्स आयात कर रहे हैं, जिससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को झटका लगा है। नोएडा और दक्षिण भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर में 5,000 से 6,000 डायरेक्ट वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सारकोट की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाए। जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जिन्हें सांसदों ने भी गोद लिए हैं, जिन्हें 2014 के बाद से सांसदों ने उन गांवों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के सारकोट गांव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से सारकोट गांव को सुंदर बनाने के साथ ही प्रेरणा देने का काम किया है, उसी की तर्ज पर हर गांव एक जैसा होगा। जो भी हमारे सांसदों ने गांव लिए हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, अगर आप उन गांव की तस्वीरें देखेंगे और आज की तस्वीरें देखेंगे तो बहुत इतर होगी और बहुत सुंदर तरीके से हमारे सांसदों ने भी उन गांवों को आदर्श बनाने की कोशिश की है और उसमें रोड पहुंचाने का काम किया है। तमाम वो सुविधाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं, वहां तक पहुंचाने का काम किया गया और लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का काम जो है हमारे सांसद भी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से साराकोट के गाँव को सुंदर बना करके एक प्रेरणा देने का काम किया, मुझे लगता है कि उसी की तर्ज पे ऐसे ही अगर प्रत्येक गांव हमारा सुंदर एक ही कलर में, एक ही दिशा में होगा तो उत्तराखंड का एक अलग ही आकर्षण होगा, एक अलग ही उसकी उत्तराखंड की सुंदरता होगी। प्रत्येक गांव एक आदर्श गांव की तरह रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कहा था कि हम गांव की ओर चलें और गांव को सुंदर बनाने का काम करें। उसी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी चलने का काम करें और इस उत्तराखंड को और सुंदर और भव्य बनाने का काम करें। बाजार में तेजी के बीच टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया शेयर में आज यानी 24 जून 2025 को 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। ये एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को बड़ी रेगुलेटरी राहत देने की तैयारी में है। वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। कंपनी पर 84,000 करोड़ रुपए का रेगुलेटरी बकाया है।
वोडाफोन आइडिया ने सरकार को सतर्क कर दिया है कि वो बिना सपोर्ट के कारोबारी साल 2026 के बाद कामकाज जारी रखने में सक्षम नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए दिवालिया होना ही इकलौता रास्ता बचेगा। अब हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी कर्ज के बोझ में डूबी इस कंपनी के लिए सरकार कई विकल्प तलाश रही है। कंपनी के लिए रीपेमेंट अवधि को 6 साल से बढ़ाकर 20 साल करने और साथ ही कुल बकाये पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह साधारण इंटरेस्ट जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब तक एजीआर बकाये से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं होता तब तक सालाना 1000 या 1500 करोड़ रुपए ही आंशिक बकाये के तौर पर वसूला जाए। हालांकि अब तक इस पर कोई ताजा अपडेट सामने नहीं आई है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही कंपनी ने बताया था कि स्पेक्ट्रम बकाये की रकम को सरकार इक्विटी में तब्दील करेगी। इस इक्विटी कंजर्वन के बाद वोडाफोन आइडिया में सरकार की कुल हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी कहा था कि कन्वर्जन के बाद भी मौजूदा प्रमोटर ही कंपनी के ऑपरेशन से जुड़ा कामकाज संभालेंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बाकी बकाये को इक्विटी में कन्वर्ट करने की सरकार की मंशा नहीं है। टेलीकॉम विभाग ने कहा कि कंपनी को कारोबारी साल 2026 के बाद 18,064 करोड़ रुपए चुकाने हैं। कारोबारी साल 2027 के आगे कंपनी के पास लायबिलिटी को पूरा करने के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है। एजीआर बकाये माफ किए जाने की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। बीते दिन एक साल के दौरान वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 60% गोते लगा चुका है। केवल 2025 ही ये स्टॉक 13% फिसल चुका है। मंगलवार को ये स्टॉक 6% की बढ़त के साथ 7 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कामकाज करते नजर आया था। आपको बता दें कि बाजार में तेजी के बीच टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया शेयर में 24 जून को 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार वोडाफोन आइडिया को बड़ी रेगुलेटरी राहत देने की तैयारी में है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। कंपनी पर 84,000 करोड़ रुपए का रेगुलेटरी बकाया है। वोडाफोन आइडिया ने सरकार को सतर्क कर दिया है कि वो बिना सपोर्ट के कारोबारी साल 2026 के बाद कामकाज जारी रखने में सक्षम नहीं होगी। जहां दिलजीत दोसांझ फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने पर विवादों से घिर गए हैं। इंडियन फिल्म फेडरेशन ने उन पर पूरी तरह से बैन लगाए जाने की बात कही है। इसी बीच सिंगर और एक्टर ने सेंसर पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि लड़ाई अब शुरू हो रही है। दिलजीत ने अपनी पिछली विवादित फिल्म पंजाब 95 का जिक्र भी किया, जो सेंसर बोर्ड की आपत्ति के चलते अब तक रिलीज नहीं हो सकी है। दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन पर पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा है, रिलीज से पहले सेंसर्ड, मैंने पंजाब 95 देखी है, अब शायद असल लड़ाई शुरू हो रही है। बताते चले कि 23 जून को दिलजीत दोसांझ ने फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर किया था, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर उनके साथ लीड रोल में नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रेलर आते ही दिलजीत पर देशद्रोही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सभी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। FWIC यानी फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज ने उस समय ऐलान किया था कि अगर कोई भी भारतीय पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेगा तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। फिल्म सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह संधू ने विवाद बढ़ने पर इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये फिल्म पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होने के पहले ही शुरू हुई थी। भारतीयों के सेंटिमेंट्स का ध्यान में रखते हुए इसे भारत में रिलीज नहीं किया जा रहा है। बता दें कि फिल्म सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं होगी। दिलजीत ने ट्रेलर के साथ ही अनाउंस किया था कि फिल्म ओवरसीज रिलीज होगी। मेकर्स 27 जून को फिल्म को नॉर्थ अमेरिका, यूके, कनाडा और मिडिल ईस्ट में रिलीज करेंगे। दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी करने के बजाय सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही शेयर किया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सभी पाकिस्तानी कलाकारों के इंडियन यूट्यूब चैनल से भी हटा दिए गए हैं। वहीं जिन भी भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार नजर आए थे, उनके चेहरे भी यूट्यूब से हटा दिए गए हैं।
जाहिर है कि यही वजह है कि दिलजीत ने ट्रेलर यूट्यूब पर पोस्ट नहीं किया है। सरदारजी 3 के मेकर्स ने सफाई भी दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूपी के मेरठ जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से एक युवक का गला काटा और फिर शव को सूटकेस के अंदर डालकर सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया। मामले में पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई के बेटे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मृतक युवक की पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। अंकित वारदात का मास्टरमाइंड है, वहीं पेशे से वकील भी है। लाश फेंकने ले जाते समय पति और पत्नी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे। बता दें कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के दौरान आरोपी दंपति सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आ गए। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 का है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी लाश को टीन की बड़ी पेटी के अंदर डालकर फेंकने ले जा रहे हैं। कार में 2 लोग सवार हैं, वहीं कार के आगे पीछे स्कूटी सवार एक संदिग्ध युवती भी मंडरा रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चालाकी से कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल रायपुर के रायपुरा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के पास पेटी में रखकर युवक की सड़ी हुई लाश फेंकी गई है। दोपहर बाद से पूरे इलाके में लाश की गंध इतनी फैल रही थी कि शाम होते होते लोग झाड़ियों में देखने पहुंच गए। वहां ट्रंक देखकर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब ट्रंक खुलवाया तो लाश सूटकेस में पड़ी हुई थी। सूटकेस में सीमेंट का प्लास्टर था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला निकल करके सामने आया है, जहां पर रायपुर के रिहायशी इलाके इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक वीरान इलाका है, जहां पर कल एक जो संदूक है वो बरामद की गई और संदूक के अंदर एक पेटी था, एक सूटकेस था जिसके अंदर लाश भरी हुई थी और लाश को सीमेंट से कवर किया गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो घटना है उसे कितनी शातिरता के साथ अंजाम दिया गया है। और मैं यहाँ पर आपको सीधे उसी जगह पर लेकर के चलना चाहूँगा जहाँ पर जो सूटकेस मिला है। यहाँ पर देखें तो सूटकेस यहाँ पर रखा हुआ था और यहीं पर जो इसके मेरे ठीक बाईं ओर में एक वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री है, वहाँ के काम करने वाले लोगों को लाश की बदबू आती है, उनके द्वारा शिकायत किया जाता है और पुलिस का जो अमला है वो यहाँ पर पहुँचता है, उसके द्वारा जांच की जाती है और फॉरेंसिक की टीम आती है। फॉरेंसिक की टीम जो लाश है उसे यहाँ से बरामद करती है। जो सीमेंट का ढेर है उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है और सीमेंट के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी जो खून के छींटे हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जो लाश से जो बाल के टुकड़े थे वो यहाँ पर जगह जगह पर पड़े हुए हैं गुच्छों के रूप में, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो देखें तो एक बड़ी ही खतरनाक घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया। साथ में दिखाना चाहूंगा कि फॉरेंसिक की जो टीम यहाँ पर पहुंची थी उसके द्वारा जो ग्लव्स उपयोग में किए गए थे वो अभी भी यहाँ पर रखे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी जो उसके ग्लव्स हैं वो मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम यहाँ से पूरी जांच जो करके निकली है और पुलिस विभाग जो है लगातार जो जांच है वो कर रही है। 4 संदिग्धों को अपने घेरे में लिया हुआ है और पुलिस उन 4 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। और पूरा जो घटना है वो लव ट्रायंगल का नजर आता है, क्योंकि इस पूरी घटना में एक जो महिला है उसका भी नाम निकल करके सामने आ रहा है। तो देखें तो काफ़ी दिल को दहला देने वाली घटना जो है वो राजधानी रायपुर से निकल करके आई है और पुलिस लगातार जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। और पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि जो लाश है वो कई ज़्यादा पुराना हो सकता है, लेकिन जो लाश को यहाँ पर फेंका गया था वो लगभग 2 दिन पहले फेंका गया था, क्योंकि जो सीमेंट है वो अच्छे से जम नहीं पाया था। और जो लाश है हालांकि वो काफ़ी सड़ा हुआ था, लेकिन सूटकेस जिस दुकान से खरीदा गया है वो 2 दिन पहले खरीदा गया था। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले ही जो लाश है उसे यहाँ पर फेंका गया था। अब बात यह है कि पुलिस विभाग कब तक के जो पूरा जांच पड़ताल है वो पूरा करती है और कब तक के खुलासा करती है। हालांकि इस तरीके की घटनाएं पूरे देश से निकल करके आ रही हैं और राजधानी रायपुर ऐसी घटनाओं से दहला हुआ है। कैमरामैन मनीष सरपाल के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर। सरोवर नगरी नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक बरकरार रखने के आदेश दिए हैं और अब बुधवार को स्टे वेकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों में सुनवाई होगी। सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया है। खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई थी।
साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस साल से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। सीहोर में 2 युवकों को तालिबानी सजा दी गई है, जहां घटना का वीडियो हुआ है वायरल। युवकों को बेरहमी से पीटा गया है, लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और जबरन गोबर खिलाया गया, जिससे बाल बाल बचे हैं पीड़ित युवक रायसेन जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बुगली वाली की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये घटना घटित हुई है। आपको बता दें, सीहोर से खबर सामने आई है, जहां 2 युवकों को तालिबानी सजा दी गई है और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक को बेरहमी से पीटा गया है, जहां स्थानीय लोगों ने युवकों को बेरहमी से पीटा और लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और युवकों को जबरन गोबर भी खिलाया गया और बाल काटे गए हैं। पीड़ित युवक रायसेन जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बुगली वाली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सीहोर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 युवकों को तालिबानी सजा दी गई है। इस दौरान युवकों को बेरहमी से पीटा गया, उनके बाल मुंडवाए गए, बाल काटे गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले करौंदी ग्राम में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां लोगों ने जब बिना चालक के ट्रैक्टर को मैदान में चलते देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल ट्रैक्टर स्कूल मैदान में मिट्टी मुरम डालने का कार्य कर रहा था। अचानक ट्रैक्टर चला रहे चालक ने अपनी सीट के पास काले नाग को देखा तो ट्रैक्टर को चालू हालात में छोड़कर बाहर कूद गया। चालक के बाहर कूदने पर ट्रैक्टर बिना चालक के ही मैदान में चल रहा था, जिसे देख सभी आश्चर्यचकित हो उठे। तो वहीं चालक ने लोगों को बताया कि ट्रैक्टर में काला नाग बैठा हुआ है। तब बगैर चालक के चल रहे ट्रक को ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन की मदद से रोका और काले नाग को ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया। रायसेन के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिंहपुर गांव में एक किसान साइबर ठगी का शिकार हो गया है। साइबर ठगों ने किसान से करीब 7,11,000 रुपए ठग लिए। जानकारी के अनुसार ठगों ने किसान को फोन कर कहा कि आपका खाता बंद हो गया है, जिसे जाकर बैंक में अपडेट करवा लें। इतनी बात होने के बाद किसान राम बाबू राजपूत का फोन हैंग हो गया और जब किसान बैंक पहुंचा तो पता चला कि उनके खाते से 7,11,000 की राशि ठगों ने निकाल ली है। बता दें कि रायसेन जिले में साइबर ठगी का ये दूसरा बड़ा मामला है। अब पुलिस के पास ये चुनौती है कि वे ठगों को कैसे पकड़ती है। आपको बता दें कि रायसेन से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक किसान ठगी का शिकार हो गया है। जानकारी के अनुसार किसान साइबर ठगी का शिकार हुआ है, जिसमें उससे लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दर्शकों का कंफर्ट शो बन चुके पंचायत का सीजन 4 रिलीज हो गया है, जिसमें प्रधान के चुनाव संग पॉलिटिक्स का भरपूर डोज देखने को मिल रहा है। लेकिन कॉमेडी का तड़का शायद आपको फीका लगे। इस बार फुलेरा गांव की प्रधान मंजू देवी की गद्दी खतरे में है। उन्हें प्रधानी के चुनाव में सीधी टक्कर दे रही है बनराकस की पत्नी क्रांति देवी। देखने वाली बात है कि क्रांति और मंजू के बीच कौन चुनावी जंग में विजेता साबित होता है।
आपको बता दें, साल 2020 में प्राइम वीडियो पर आई वेब सीरीज पंचायत ने कोरोना काल में हम सभी का खूब मनोरंजन किया था। उन दिनों ये शो देश भर की जनता का फेवरेट बना और अभी तक बना हुआ है। शो के फैंस चाहते हैं कि ये ताउम्र चलता रहे। अब मेकर्स ने इसे कितने सीजन तक बनाने का सोचा है ये तो नहीं पता, लेकिन दर्शकों का कंफर्ट शो बन चुके पंचायत का सीजन 4 रिलीज हो चुका है। इस बार फुलेरा गांव की प्रधान मंजू देवी की गद्दी खतरे में है। उन्हें प्रधान के चुनावी में सीधी टक्कर दे रही हैं बन राकस की पत्नी क्रांति देवी। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्रांति और मंजू के बीच कौन चुनावी जंग में विजेता साबित होता है। पंचायत सीजन 4 की शुरुआत वहीं से होती है। फिलहाल सोशल मीडिया स्पेशल में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।